क्या आपको किसी ने कहा है कि आप मांगलिक हैं? आपकी शादी में बाधाएँ आ सकती है? या फिर ये भी कहा हो सकता है कि आपको 28 साल की उम्र के बाद ही अपनी शादी करनी चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है? या फिर ये कहा हो सकता है कि आपको पहले किसी वृक्ष या किसी पेड़ से शादी करनी चाहिए क्योंकि आप मांगलिक हैं? या फिर ये भी कहा हो सकता है कि आपको पहले कुंभ विवाह करना चाहिए यानी कि किसी मटके से शादी करनी चाहिए क्योंकि आप मांगलिक हैं? या फिर ये भी कहा हो सकता है कि आप मांगलिक हैं तो आपको किसी मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए क्योंकि अगर आप नॉन मांगलिक से शादी करते हैं तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई गई हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा आज मैं इस वीडियो में आपके सामने करने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष होता क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। चलिए आप जानते हैं कि मंगल कहाँ-कहाँ पे प्लेस्ड होगा तो मांगलिक दोष माना जाएगा। देखते हैं अब इससे हम मार्स अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड रहेगा तो मंगल दोष माना जाता है। सेकंड में, फोर्थ में, सेवंथ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में। अगर इन हाउसेज में अगर मंगल प्लेस्ड रहता है तो बोलते हैं कि कुंडली को मंगल दोष है ना? अब मैं कुंडली में आपको दिखा देता हूँ। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस रहेगा तो मंगल दोष माना जाएगा। सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, यहाँ यहाँ पे अगर मार्स प्लेस्ड होगा तो बोलेंगे कि कुंडली को मांगलिक दोष है। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे दक्षिणी भारत यानी कि सदर्न इंडिया में माना जाता है, नॉर्थ इंडिया में कम ही माना जाता है, मगर आप शायद मानने लगे हैं कई लोग। तो पहले हम फर्स्ट हाउस को ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हाउस में अगर मार्स होता है तो फर्स्ट हाउस जो होता है हमारे पार्टनर के यानी कि सेवंथ हाउस के सेवंथ हाउस होता है यानी कि उनका उनका मारक स्थान बन जाता है यानी कि हेल्थ और लॉन्जिविटी को फर्क करता है। मतलब हेल्थ एंड लॉन्जिविटी ऑफ पार्टनर, यानी कि इससे हेल्थ और लॉन्जिविटी जो होती है पार्टनर की वो अफेक्ट होती है, उसके लिए डेंजरस होता है ये। तो फर्स्ट हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड है तो इसलिए उसको मांगलिक माना जाता है ना, कई कई जगह पे। अब सेकेंड हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड है तो सेकेंड हाउस किसका होता है? स्पीच होता है। ठीक है, फैमिली होती है और संस्कार होते हैं। फैमिली को बोलेंगे कुटुंब, कुटुंब स्थान भी होता है ये, है ना। अगर सेकंड हाउस में मार्स प्लेस्ड हो तो बोलते हैं कि स्पीच यानी कि बोलने के तरीके में बहुत ही ज़्यादा हार्शनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, ईगो आ जाती है, क्योंकि मार्स इन सब चीज़ों का ही कारक होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता है ना। तो सेकंड हाउस जो होता है वो एट्थ हाउस को हमारे दृष्टि भी देता है, सातवीं दृष्टि, सातवां एस्पेक्ट देता है। तो वो भी इसलिए घातक होता है क्योंकि एट्थ हाउस हमारे इन लॉज का हाउस होता है। तो इस वजह से मानते हैं कि सेकंड हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड है तो इंसान को मांगलिक दोष है। अब फोर्थ हाउस में अगर मार्स प्लेस्ड हो तो ये होता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का, और इसी को हम सुख स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है और मार्स इसमें प्लेस्ड है तो जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट यानी कि गृह कलेश होगा अगर मार्स फोर्थ हाउस में, मतलब सुख की कमी आएगी, है ना। अब हम सेवंथ हाउस देखते हैं, ये सबसे मेन हाउस होता है जिसको सतमंगली कहते हैं, मतलब सातवां मंगल कहते हैं। तो सेवंथ हाउस जो होता है वो मैरिज का सबसे मेन हाउस होता है, मैरिज। इसको पार्टनरशिप का हाउस भी कहते हैं, किसी भी तरह के पार्टनरशिप का हाउस भी होता है ये। पार्टनरशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसमें अगर मांगलिक हो तो माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है ना। सतमंगली भी कहते हैं इसे। अब एट्थ हाउस के मंगल को देखते हैं, अगर एट्थ हाउस में मंगल प्लेस्ड है यानी कि यहाँ पे, तो क्या होता है, यानी कि इस ये डिनोट करता है मैरिड लाइफ ड्यूरेशन।
शादी कितनी टिकेगी, मतलब कितने दिनों तक चलेगी, डाइवोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मार्स अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो यही देखेंगे कि शादी कितने दिनों तक टिकती है, मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती अगर मार्स यहाँ पे प्लेस्ड होता है तो। इसको इन लॉज का हाउस भी मानते हैं, और आउटस्पोकन पार्टनर का होता, मतलब अगर इसमें मार्स प्लेस्ड हो तो जो पार्टनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन होता है, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला होता है बगैर बात के, है ना। अब 12th हाउस में हम देखते हैं। 12th हाउस होता है हमारा बैड प्लेजर का, बैड प्लेजर, इसको हम कहेंगे सेक्सुअल प्लेजर भी कहेंगे, और लॉसेस। मतलब कि अगर मार्स यहाँ पे प्लेस्ड है, जो पार्टनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली हार्श होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बहुत हार्शनेस होगी उसमें, और लॉसेस के लिए तो है ही। तो जितने भी हाउसेज है उसमें अगर मार्स प्लेस्ड है तो मानते हैं कि मांगलिक दोष है। अब मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बता दिए हैं मोटा मोटा, है ना, इसलिए मानते हैं। अब इसको हम और चीज़ें भी इसमें देखेंगे। चलिए अब हम कैंसिलेशंस के रूल्स देखते हैं मंगल दोषा के। बहुत जगहों पे बहुत बहुत रूल्स हैं इसके कैंसिलेशन के, बहुत सारे रूल्स हैं। अगर देखिए सपोज मार्स अगर एरीज राशि में होगा, ठीक है, कैंसर राशि में होगा, लिब्रा में होगा, या फिर कैप्रिकॉन में होगा, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में होगा, यानी कि चर राशि कहते हैं हम इसको, चर राशि, मूवेबल राशि। मार्स अगर इन सब मूवेबल राशि में होगा तो उसका अफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो चर राशि होती है वो एवर चेंजिंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि गुस्सा तो इंसान को आएगा मगर वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, मतलब थोड़ी देर में ही शांत हो जाएगा। अब अगर मार्स जो है सेकेंड हाउस में सपोज प्लेस्ड है और वो मरकरी की राशि में है, यानी कि जेमिनाई या फिर वर्गो में है, यानी कि मिथुन और कन्या राशि में है, तो भी उसका अफेक्ट खत्म माना जाता है, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाता है। क्योंकि जो बुद्ध होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, मतलब जो मांगलिक व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि उसको आंशिक मांगलिक भी माना जाएगा, है ना। इन सबको आंशिक मांगलिक भी बोलते हैं कैंसिल होने के बाद जो हो जाता है। अब अगर मार्स आपका जुपिटर की राशि मतलब सैजिटेरियस में बैठा है या फिर पाइसिस में बैठा है, 8th हाउस में अगर मार्स बैठा है और जुपिटर की राशि में बैठा है, तो उसको भी कैंसिल आउट माना जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है विजडम का कारक है, उसको गुस्सा तो आएगा मगर वो शांत होगा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेगा, है ना, इतना ज़्यादा अधर्मिक नहीं होगा, मतलब कि धर्म से चलेगा, है ना। तो 8th हाउस में अगर मंगल होगा जुपिटर की राशि में तो वो भी कैंसिल आउट माना जाएगा। अगर जुपिटर उसको आस्पेक्ट कर रहा होगा या जुपिटर के साथ कॉन्जॉइंट होगा तो उसको भी कैंसिल आउट ही माना जाता है। और मरकरी जो होता है, मरकरी की राशि में अगर मार्स रहता है तो उसको भी लगभग कैंसिल आउट ही माना जाता है, क्योंकि मरकरी अगर उसे आस्पेक्ट भी करेगा और वो मरकरी के साथ कॉन्जॉइंट भी रहेगा तो भी वो कैंसिल आउट माना जाता है। अगर मार्स जो है वो 12th हाउस में होगा वीनस की राशि में, यानी कि टॉरस और टॉरस और लिब्रा में होगा, मतलब कि वृषभ और तुला में होगा, तो भी उसको कैंसिल आउट माना जाता है, क्योंकि वो सेक्सुअली हार्श तो होगा मगर जो वीनस के कारकत्व है, मतलब लव और हार्मनी, उसको बैलेंस आउट करेंगे तो वो इतना हार्श नहीं रहेगा, रोमांटिक होने लगेगा। तो मांगलिक जो है, मांगलिक जो इफेक्ट है वो उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। 7th हाउस में अगर मंगल होगा और वो अपनी उच्च यानी कि एग्जाल्टेड पोजीशन में होगा, यानी कि वो कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में होगा, तब भी उसका इफेक्ट बिल्कुल कैंसिल आउट माना जाता है। और अगर वो अपनी सबसे नीच राशि यानी कि डेबिलिटेटेड उसमें होगा, कंडीशन में होगा, तो भी उसको हम कैंसिल आउट ही मानते हैं, यानी कि अगर वो कैंसर यानी कि कर्क राशि में होगा तब भी उसको कैंसिल आउट मानते हैं। अगर सपोज मार्स जो है वो 4th हाउस में होगा,
और अपनी स्वराशि में होगा, यानी कि वो एरीज में होगा या स्कॉर्पियो में होगा, यानी कि वो मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि में होगा, तब भी उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है, उसको भी मांगलिक नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सब पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग माने जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनसे वो कैंसिल आउट हो जाता है। इन सब को मिला के जो भी मांगलिक व्यक्ति जो कैंसिल आउट हो जाता है उनको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। और कहीं कहीं पे ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो और ट्वेल्थ में हो तो उसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है। ठीक है। और सेवंथ और एट्थ में अगर मंगल हो तो उसको संपूर्ण मांगलिक कहा जाता है। ये भी किसी किसी एरिया में माना जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है। अब मैंने आपको कैंसिल करने के तरीके बता दिए हैं, कैसे कैंसिल मांगलिक दोष कैंसिल होते हैं, ऐसे रूल्स हैं कई सारे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मंगल दोष कितने लोगों को रहता है और क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, देखते हैं। ये कुंडली मैंने बना दी है। सबसे पहले तो हम मंगल दोष लगन से देखते हैं, मतलब असेंडेंट से देखते हैं। ठीक है। अब असेंडेंट हमारा ये रहा, इसको बोलते हैं लगन, है ना। तो लगन का, लगन से देखेंगे फर्स्ट हाउस, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ। ठीक है। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 6 घर। अब यहाँ देखिए, लगन पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, 6 हाउसेज हो गए। दूसरा हम मानते हैं कि हम मून से भी देखें, यानी कि चंद्रमा से भी देखें। ठीक है। जहाँ मून की पोजीशन होगी उससे पहला घर, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, टोटल कितने हो गए? 6 घर। अब इसको मैं दूसरे कलर से नोट करूंगा। मून सपोज यहाँ पे है तो उसका पहला घर ये हो गया, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, 6 घर ये हो गए। ठीक है। अब तीसरा, अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब साउथ में, हम वीनस को भी देखते हैं और सबसे ज्यादा मेन इसे ही मानते हैं। मून और लगन से भी ज्यादा इसे ही मानते हैं, क्योंकि जो वीनस होता है वो हमारा मैरिज का कारक होता है सबसे बड़ा, तो इस वजह से वो उसको मेन मानते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट हाउस देखेंगे, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, ये भी कितने हो गए? 6 हाउस हो गए। ठीक है। अब इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं। सपोज वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो ये पहला घर, दूसरा घर, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां, ये 6 घर और हो गए। तो कितने घर हो गए? इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 6/12, 6/12, 6/12। ठीक है। तो कितने हो गए? 50% ये लोग हो गए, 50% ये लोग हो गए और 50% ये लोग हो गए। यानी कि कुल मिला के अगर हम मोटा मोटा देखें तो 70 से 80%, यानी कि 70 to 80% लोग मांगलिक हैं इस दुनिया में। ऐसा हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 70 से 80% लोग मांगलिक हो या आंशिक मांगलिक हो, जैसे भी करके मांगलिक हो, कैंसिल आउट हो गया हो, सारे रूल्स लगा दिए हों, सब जगह सब रूल्स लग गए हों, तब लगा के 70 से 80% लोग मांगलिक हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि 70 से 80% लोगों के पार्टनर को डिफिकल्टीज आएंगी, या उनकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर उनके डाइवोर्स हो जाएंगे, या फिर उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही खराब रहेगी। ऐसा हो सकता है, 70 से 80% लोगों का नहीं हो सकता। तो इन रूल्स को हम कहाँ कहाँ तक माने और कहाँ कहाँ तक फॉलो करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो डर हमारे समाज में फैलाए गए हैं, जो वहम फैलाए गए हैं, ये जो अंधविश्वास फैलाए गए हैं, ये जो
भ्रांतियां हमारे समाज में फैलाई गई है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल डराने वाला काम नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी डराने की विद्या नहीं है, एस्ट्रोलॉजी समझने की विद्या है। समझो इसको, साइंटिफिक है बहुत एस्ट्रोलॉजी, ऐसा नहीं है कि इसको बिना समझे ही आप डर फैलाते रहें। इसलिए इसको आम पब्लिक को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट, मार्स ही नहीं, कोई भी प्लैनेट, वीनस हो गया, सन, मून, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, कोई भी प्लैनेट एक्स वाई जेड, अगर वो 2, 7 और 11वां घर, 11वां हाउस, 11वां हाउस यानी कि 2, 7, 11 का सिग्निफिकेटर है, अगर कोई भी प्लेनेट सिग्निफिकेटर है तो वो शादी करवाने में सहायता करेगा, बिल्कुल वो सपोर्टिव होगा सहायता करवाने में, शादी करवाने में। अपनी डीबीए में यानी कि दशा भुक्ति अंतरा में वो प्लेनेट आपकी शादी करवा देगा, या शादी के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाएगा। मार्स ही नहीं, कोई भी ग्रह, है ना, मार्स भी, है ना, अगर कोई भी ग्रह, मार्स, वीनस, एक्स वाई जेड, अगर पहला घर शो करेगा, छठा, 10वां या फिर 8वां और 12वां, ये दो तो घर है ही खराब, खैर है। तो पहला, छठा, 10वां, 8वां और 12वां, मैरिज के मामले में 8वां और 12वां भी खराब होता ही है, और छठा तो सबसे ज्यादा होता ही है। जैसे 8वां और जो 12वां हाउस होता है उनको ज्यादातर जगह पे खराब माना जाता है, ऐसा नहीं सब में खराब माना जाता है, ज्यादातर जगह में खराब माना जाता है। वैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए 12th हाउस जो है बहुत अच्छा होता है, 8th हाउस भी कई कई जगह पे अच्छा माना जाता है। गूढ़ विद्या 8th हाउस से देखी जाती है ना। जब भी कोई भी प्लेनेट, इवन वीनस भी अगर हमारा फर्स्ट हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस शो करेगा तो वो शादी के लिए डेंजरस होगा, मतलब शादी के लिए खराब होगा। डेंजरस तो नहीं कहेंगे, खराब होगा, है ना। अगर दशा भुक्ति अंतरा में ये एक्टिव होता है, मतलब ये हाउसेस एक्टिव होते हैं, ये वाले हाउसेस, तो शादी में रुकावटें पैदा करेंगे, लेट शादी होगी, या फिर जब भी इनकी दशा भुक्ति अंतरा खत्म होगी तब जाके शादी होगी। और जब ये हाउस एक्टिवेट होंगे 2, 7, 11, तब जाके इंसान की शादी होगी या कुछ भी होगा। तो मांगलिक दोष के बारे में अगर ऐसी ही भ्रांतियां आपके समाज में फैलाई गई हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको समझ आए कि मांगलिक दोष असल में होता क्या है, और उनको भय मुक्त करिएगा। तो एस्ट्रोलॉजी का काम ही होता है कि इंसान को भय से निकाले। एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है, उसको भय और अंधविश्वास की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस आगे लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय सुरकुंडा माँ।